Hi everyone, this is शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। इस वन शॉट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो बच्चों हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है जो आपके लेसन की थीम भी है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, देखिए बड़े ही सिंपल वर्ड्स में इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो प्रेजेंट टाइम है आप देखते हो कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप इसे ग्लोबलाइजेशन कह सकते हो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कि जब एक कंट्री किसी अदर कंट्री के साथ या फिर पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाती है ना, तो वो किसका प्रोसेस फॉलो कर रही है, ग्लोबलाइजेशन का। आज हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में मल्टीनेशनल कंपनी इतनी सारी हो चुकी है। कोई भी सेक्टर ले लीजिएगा, फूड का, क्लोथिंग का, टेक्सटाइल का और एक्सेसरीज का या फिर फैशन का, सभी फील्ड्स के अंदर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज देखने को मिलेगी। ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हमने जो अपनी इकोनॉमी है वो ओपन कर रखी है ना। तो यही बच्चों हमारा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमिक विद द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, अपनी ही खुद की इकोनॉमिक्स को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ देना। तो ये प्रोसेस जो होता है ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है एमएनसी। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज। सो एमएनसी की वजह से ही बच्चों मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज के बीच में फ्लो की जाती है। इसके अलावा देयर इज अ वन मोर वे इन विच द कंट्री कैन बी कनेक्टेड, तो वो है मूवमेंट्स ऑफ पीपल, लोगों का आना जाना, है ना। लोग करते हैं बिजनेस के पर्पज से, लोग जाते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर। ये सारा प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है वो ग्लोबलाइजेशन के अंडर ही किया जाता है। तो ये तो एक बेसिक टर्म होगी ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम ग्लोबलाइजेशन के बेसिक प्रोसेस के बारे में, जो कि है फ्लो। अब ये फ्लो किस चीज का है, तो आप कह सकते हो थॉट्स, कैपिटल, गुड्स, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी। ये जो है आपको हर एक कंट्रीज में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे थॉट्स हो गए। हम अक्सर मूवीज देखते हैं, उसमें से जो मेन अच्छे पार्ट्स लगते हैं उन्हें हम कॉपी करके रियल लाइफ में करते हैं, नहीं करते, चलो हम इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उसी तरह आज के समय में जब कभी कोई दूसरी कंट्री का जो थॉट्स होता है जब वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है, तो कहीं ना कहीं सभी लोग उससे इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। उसी तरह अगर हम कैपिटल की बात करें, देखो हर कंट्री के अंदर हर देश की जो करेंसी है वो एक्सेप्टेबल है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसे वहां की करेंसी के साथ एक्सचेंज करवा लिया जाए। इसके अलावा गुड्स की तो क्या ही बात करें, आज हमारे पास इतने सारे ब्रांड्स हैं हर एक कैटेगरी के अंदर, तो गुड्स के वहां पर कोई भी कमी नहीं है। उसी तरह बच्चों एम्प्लॉयमेंट, देखिए ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, अदर कंट्रीज के अंदर भी अपना एक तरीके से बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिए। जब ये अपनी कंपनी किसी दूसरी कंट्री के अंदर स्टैब्लिश कर देती है, तो वहां के जो लोग होते हैं उन्हें जॉब्स प्रोवाइड की जाती है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होती है। उसी तरह टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कनेक्टिविटी बनी हुई है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बड़ी इजीली बनी हुई है। आज हम घर बैठे बैठे आराम से, अब सिर्फ फोन कॉल के थ्रू नहीं, अब वीडियो कॉल के थ्रू भी इजीली दूसरों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है बच्चों फ्लो के नाम से जाना जाता है ग्लोबलाइजेशन का। इसके अंदर एक और चीज है वो है ह्यूमंस, लेकिन वो ना अभी इतना ज्यादा फ्लो उसका नहीं है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है या आप कह सकते हो जो डेवलप कंट्री है ना, उन्होंने अपनी जो वीजा पॉलिसी है उसे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रखा है कि ये अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के जो भी लोग हैं वो अगर सारे डेवलप कंट्री में आ जाएंगे तो वहां के खुद के जो नेटिव पर्सन है उनको कहीं ना कहीं इससे खतरा हो सकता है। सो दैट इज वाई बच्चों ह्यूमंस को लेकर काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलती है, खास तौर पर डेवलप कंट्री में। तो ये तो था ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और हम टाइम पीरियड ले रहे हैं 1991 का। अब 1991 का हम टाइम पीरियड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंडिया ने इसी टाइम एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे। तो इंडिया 1991 से पहले कैसा था और 1991 के बाद क्या हो गया, तो इसे बिफोर आफ्टर में समझते हैं। तो बिफोर में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड
विद इन कंट्रीज, क्योंकि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था ना तो उसने फॉरेन ट्रेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर बैन लगा रखा था, ताकि वो चाहता था कि जो लोकल प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़े। तो आप कह सकते हो कि पहले ये कंट्री के अंदर ही ऑर्गेनाइज्ड ज्यादा होता था। उसी तरह क्रॉस द बाउंड्री वेयर रॉ मटेरियल फूड स्टफ एंड इंपोर्टेड फिनिश्ड गुड, कुछ लिमिटेड चीजों को ही एक तरीके से इंपोर्ट करने की परमिशन दी गई थी। और जो मेन चैनल था कनेक्टिविटी का वो था ट्रेड के थ्रू। अब ट्रेड के थ्रू कनेक्टिविटी बन जाती है। लेकिन आफ्टर 1991 हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, अब जो प्रोडक्शन था वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया एक से ज्यादा कंट्री के अंदर ड्यू टू मल्टीनेशनल कंपनी, है ना। तो यहां पर आप देखोगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की वजह से। इसके अलावा एमएनसी ऑन या फिर कंट्रोल प्रोडक्शन इज मोर देन वन नेशन। अब बैठे बैठे किसी दूसरी कंट्री को आप कह सकते हो कि वहां जाके अपना एक तरीके से जो पावर है उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे ही किसी दूसरी कंट्री के अंदर सारा कंट्रोल कर सकती है। एमएनसी की यही सबसे खास बात है। हमारे यहाँ पे आप देखोगे एप्पल के शोरूम देखने को मिलेंगे, केएफसी के आउटलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज है वो अपने ही देश की है और यहाँ आराम से अपना कंट्रोल कर पा रही है। तो ये सारा पॉसिबल हो पाया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमने समझने की कोशिश करी। होप सो बच्चों यहाँ तक आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों की इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि भारत पे ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा। ये हमें जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बच्चों काफी टाइम से इंडिया की जो एक तरीके से पॉलिसी थी ना वो सोशलिस्ट थी, ना कि कैपिटलिस्ट। ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो आया तो बच्चों डेवलप कंट्री से ही है जो कि कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट मानी जाती है, लेकिन इंडिया सोशलिस्ट था। सो दैट इज व्हाई 1991 के बाद इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा वो आपको समझना जरूरी है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द लिव्स ऑफ पीपल इन इंडिया फॉलोइंग मैनर। जैसे सबसे पहला है ग्रेटर चॉइस। अब इसमें था क्या कि इट हैज प्रोवाइडेड ग्रेटर चॉइस टू कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड, यानी लोगों को विकल्प दिए गए फूड में, टेक्सटाइल में, एक्सेसरीज में, टेक्नोलॉजी में, हर एक कैटेगरी के अंदर। अब उनको लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ता। आज आप खुद देख लीजिएगा, क्वालिटी ऑफ लोअर प्राइस ऑन सेवरल प्रोडक्ट। अमेजोन पे जाइएगा, आपको एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी डिफरेंट टाइप के दिखाएगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो लो होगा आप वही ज्यादा परचेज करोगे, है ना। इसके अलावा हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमने ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अपना एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी चेंजेस कर दिया है। हम थोड़ा वेस्टर्न कंट्री के जो कॉन्सेप्ट है उनको ज्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि वो डेवलप है, इस वजह से हम कर रहे हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंट्री। आज के समय देखोगे लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स कितने ज्यादा खुलते जा रहे हैं। ये सब पॉसिबल टेक्नोलॉजी की वजह से होता रहा है क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेस आते जा रहे हैं और उनका वो यूजेस न्यू न्यू इन्वेंशन के लिए कर रहे हैं। और साथ ही प्रोवाइडिंग सर्विस पर्टिकुलरली इन आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर ने तो एक तरीके से बूम ही पकड़ रखी। आज लोग घर बैठे बैठे लाखों रुपए आराम से कमा लेते हैं वर्क फ्रॉम होम करके, है ना। इतनी सारी कैटेगरी ओपन हो चुकी है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया का एक तरीके से जो इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो कुछ इस तरीके का पड़ा है। अब बात यहां पर आती है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या निकल के आए हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस में हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और साथ ही कल्चरल। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की ग्लोबलाइजेशन की। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ने जो स्टेट की कैपेसिटी थी ना, जो उसकी पोटेंशियल थी, उसे कम किया। एग्जांपल से समझते हैं, बाय रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने गवर्नमेंट को वो करने से रोक दिया या कम कर दिया जो वो करना चाहती है, क्योंकि सारा कंट्रोल अब इस ग्लोबलाइजेशन ने अपने अंडर में कर लिया। इट गिव्स वे टू मोर मोडेस्ट स्टेट दैट परफॉर्म सर्टेन कोर फंक्शन, मतलब कि इनने गवर्नमेंट का कुछ लिमिटेड कामों के अंदर ही छोड़ दिया। लाइक एग्जांपल के तौर पर मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिटीजन। बाकी का सारा जो कैप्चर है मार्केटिंग वो हम खुद कर लेंगे। इन प्लेस ऑफ द स्टेट द मार्केट बिकम द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। अब क्या हो रहा है कि लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं कि लोग कितना ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कंपनी वही चीजें उनके लिए प्रोवाइड करवा देती है ताकि वो उन्हें बाय करे, और बाय करेंगे तो ऑब्वियसली फिर फ्लो जो है वो चलता ही रहेगा।
तो ये तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होगी, कहीं ना कहीं जो स्टेट की पावर थी वो थोड़ी बहुत कम हुई है। अब सारी कम हुई है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी, इवन उसने उसको बूस्टअप भी दिया डेटास के अकॉर्डिंग। टेक्नोलॉजी के थ्रू अब जो पहले लिखित में इतनी सारी चीजों को संभाल के रखना पड़ता था, कंप्यूटर की वजह से ये सारी चीजें कितनी ईजी हो गया, एक एंटर में ही सारा डेटा आराम से भी हमें देखने को मिल जाता है। इतनी सारी पॉलिसीज आ चुकी है, इतना सारा सिक्योरिटी बढ़ चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसका इंपैक्ट जो है हमें पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में देखने को मिल रहा है। उसी तरह बच्चों हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की, कि ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए हैं। तो ये भी दो टर्म्स में हम बात करेंगे, पहला पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव में बात करेंगे तो इससे हुआ ये है कि इट इन्वॉल्व्स ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अमंग वेरियस कंट्री। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं अब वो एक से ज्यादा कंट्रीज में हमें देखने को मिल पा रही है, और साथ ही इसने जो कमोडिटीज है बहुत सारे कंट्रीज के बीच में एक ट्रेड के थ्रू काफी तेजी से ग्रो भी करी है। इंडिया से खुद देख लीजिएगा, चाहे यहाँ के स्पाइसेस मसाले जो हो या फिशिंग हो, ये बहुत सारी चीजें पूरे वर्ल्ड के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। आप राइस को भी इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, कॉटन को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एंड द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल हैव आल्सो रिड्यूस्ड। अब मैंने कहा था कि भैया अब जो करेंसी है, अगर रुपी हमारी करेंसी है तो वो दूसरे देश में इजिली चल जाती है, बस फर्क सिर्फ इतना कि वहां जाके उस करेंसी के साथ एक्सचेंज करवा लिया जाए, और साथ ही ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी उसे भी अब फ्री कर दिया गया। अब ये कॉन्सेप्ट आएगा सेल्स के बारे में, उससे आपको और आइडिया मिलेगा कि रिस्ट्रिक्शन कम करने का क्या पर्पस है। कोई भी कंट्री क्यों किसी दूसरे कंट्री को अपने अंदर बुला रही है कि आइए हमारे यहाँ पे व्यापार कीजिए ज्यादा से ज्यादा, उसके पीछे एक मेन रीजन है, वो है तो ग्रोथ इकोनॉमिक, है ना। इसके अलावा अगर नेगेटिव की बात करें कॉन्सिक्वेंसेस के इकोनॉमिक, तो इसमें बात की गई है कि इससे हुआ यह है कि इसने डाइवर्स ओपिनियन ऑल ओवर द वर्ल्ड सो फार टू बेनिफिट ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेस में आप कह सकते हो कि जो बात की जा रही है स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, ये उन लोगों की बात की जा रही है जो ऑलरेडी रिच है, जिनके पास जो रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी है ना वो अच्छी खासी मात्रा में है, तो उनको इससे ज्यादा एक तरीके से फायदा हो रहा है, वो पैसे से पैसे बना रहे हैं। इट डज नॉट हैव इक्वालिटी एज पर द मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इक्वालिटी ला रखी है मूवमेंट ऑफ पीपल्स को लेकर, नहीं, सिर्फ उन्हीं कंट्री को ज्यादा इसकी वजह से फायदा हो रहा है जो ऑलरेडी डेवलप है, क्योंकि वो जो है अपनी एमएनसी डिफरेंट टाइप की कंट्रीज के अंदर एक तरीके से स्टैब्लिश कर देती है, और उनको जो उसकी कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि जो उनकी इकोनॉमी है ना वो अदर कंट्री से फार बेटर है, स्पेशली अंडर डेवलप और डेवलपिंग। एग्जाम्पल के तौर पे डेवलप कंट्री हैव केयरफुली गर्डेड देयर बॉर्डर विद वीजा पॉलिसी टू इंश्योर जॉब सिक्योरिटी टू देयर ओन सिटीजन। मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने क्या कर रखा है डेवलप कंट्री ने, कि अपने देश की वीजा पॉलिसीज को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर रखा है, ताकि दूसरे देश के लोग अगर इनके देश में आ जाते हैं, स्टैब्लिश हो जाते हैं अच्छे से, तो ये उन लोगों की जॉब खा जाएंगे जो वहां के खुद के नेटिव पर्सन है। तो इसलिए इन्होंने अपने खुद के सिटीजन का ख्याल रखा है। तो ये भी आप कह सकते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट में कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं बच्चों कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के। तो सबसे पहला राइज ऑफ कल्चरल होमोजाइजेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि वर्ल्ड कल्चर के तौर पे एक तरीके से जो अमेरिका का कल्चर है पूरे वर्ल्ड पे थोपा जा रहा है, जो भी चीज वहां पे पॉपुलर होती है अदर कंट्री में उसे स्प्रेड कर दिया जाता है ताकि लोग उसे फॉलो अप करें। इसके अलावा इम्पोजिंग ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो वेस्टर्न कल्चर है पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी तेजी से स्प्रेड किया जा रहा है कि इस वजह से कि भैया नहीं, ग्लोबलाइजेशन तो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखा है, तो फिर जो डोमिनेंट है वो वेस्टर्न कल्चर क्यों होता जा रहा है? जस्ट बिकॉज कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अदर कंट्रीज से बहुत ज्यादा है, वो ऑलरेडी डेवलप है। एक मेन रीजन तो यही हो सकता है। द कल्चर ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी लीव इट्स इम्प्रिंट्स ऑन द लेस पावरफुल सोसाइटी। यानी कि वो शक्तिशाली देश कमजोर देश के ऊपर अपनी मोनोपोली को भी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करते जा रहे हैं, और साथ ही एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऐड टू आवर चॉइस। और जो भी चीजें होती है उनसे ज्यादा प्रभावित हो रही है जो ऑलरेडी एक्सट्रीम है इन चीजों में। समटाइम आउटकम ऑफ द आउटसाइड इन्फ्लुएंस इज अ न्यू कॉम्बिनेशन। और खास तौर पे हमें मिक्स्ड कल्चर तो देखने को मिला है, जैसे खादी कुर्ता वॉर्न विद ब्लू जींस।
आप इंडो वेस्टर्न का नाम सुनते होंगे, इंडो वेस्टर्न यानी कि इंडिया और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन। आजकल कुर्ते बहुत चल रहे हैं, क्या आपने भी ट्राई किया होगा? डेफिनेटली किया होगा, और मूवीज में तो वैसे ही दिखाया जाता है ना। तो ये सारे के सारे बच्चों कॉन्सिक्वेंसेज हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और साथ ही कल्चरल से रिलेटेड। होप्स हो कि आपको ये टॉपिक भी काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। सो बच्चों, यहां से हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन अगर ऐसे आप देखें तो ये होता है लिबरल यानी कि इंडिपेंडेंट, है ना। तो इसमें होता क्या है कि कंपनी को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक खुले तौर पे काम करने दिया जाता है, किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं लगाई जाती है ना। अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी तो फिर वो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन तो हमने बात करी रही थी, इंटीग्रेशन के बारे में, बहुत सारे कंट्री जब आपस में मिलजुल के काम करने लग जाती है, जो कि इस चैप्टर की मेन थीम भी है। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट खुद उन कंट्रीज का है जो कि ऑलरेडी डेवलप है, यानी कि जिनके जो थॉट्स है, जिनकी जो आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिस्ट मानी जाती है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनी, जहां पर एक से ज्यादा देशों के अंदर अपनी ही कंपनी को स्टैब्लिश कर देना, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। अब आईफोन है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है, KFC है, पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके आउटलेट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे फेमस ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। सैमसंग वन ऑफ देम, माय फेवरेट। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, अब ये तो बेसिक से कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम एक तरीके से किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि जो उसका आउटकम्स है हमें बेटर ही मिल सके। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज अ लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। हम उसे इसलिए करते ताकि आने वाले टाइम में उसका बेटर रिजल्ट हमें मिल सके। और एक ऑर्गेनाइजेशन है UNO की, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन में WTO के नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशंस। ठीक है। इसके अलावा इसका जो मेन एम है वो यही है कि लिबरलाइज द लॉ ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन, यानी कि कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि लिबरल तरीके से होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशों में व्यापार करना, विदेशों में निवेश करना, माफ करना। तो फॉरेन ट्रेड इज बेसिकली ट्रेड बिटवीन द टू डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट इज आल्सो नोन एज अ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट है बच्चों फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशों में निवेश करना। फॉरेन ट्रेड इज बेसिकली ट्रेड बिटवीन द टू डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट इज आल्सो नोन एज अ इंटरनेशनल ट्रेड। बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम बात करें फॉरेन ट्रेड के एडवांटेज की कि वो कौन कौन से हैं, तो देखिए फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेटेड द ट्रेवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। और इसके अलावा ये बायर्स जो होते हैं उनको चॉइस ऑफ गुड्स देती है। अगर हमारे कंट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप की ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश है, तो हमें क्या मिल रही है, एक तरीके से ऑप्शन मिल रहे हैं बाय करने के अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। प्रोड्यूसर ऑफ डिफरेंट कंट्री हैव टू compete in different market and price of the similar good in two market in two different country become the almost equal। तो ये एडवांटेज हमें कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड के देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक के बारे में जो कि है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब देखिए इसमें क्या बात की गई है कि ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। अब ट्रेड एक एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है, तभी तो दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है वो पॉसिबल हो पाता है। लार्ज कंपनी विच आर नाउ कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनी प्ले अ मेजर रोल इन अ ट्रेड। तो यह MNC की वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल होती जा रही है। एन MNC इज अ कंपनी दैट ऑन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन अ वन नेशन। तो ये MNC क्या करती है, खुद से कंट्रोल करती है एक से ज्यादा देशों के अंदर। और ये क्या करती है, अपने सेटअप बनाती है, और आप कह सकते हो कि जो अलग अलग देश के जो रीजन होते हैं वहां पे ये एक तरीके से कोलैब करती है और उस जगह को एक्वायर करने का काम करती है। इससे इनको जो प्रॉफिट होता है और ज्यादा होता है। देखिए इनका जो टर्म्स रहती है वो कैसे कैसे रहती है। सबसे पहले ये पार्टनरशिप करते हैं लोकल कंपनी के साथ, क्योंकि लोकल कंपनी कनेक्ट होती है एरिया के साथ। उसके अलावा लोकल कंपनियों को ये
सप्लाई के लिए भी अप्रोच करती है, और साथ ही एक तरीके से लोकल कंपनी की जो कंपटीशन वाली अदर कंपनीज हैं उनके साथ भी ये कॉम्पीट करने का काम करती है। तो इस तरीके से कुछ मल्टीनेशनल कंपनी रन की जाती है अक्रॉस द कंट्रीज। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। आगे हम बात करते हैं बच्चों लिबरलाइजेशन के बारे में। ये एक सेपरेट टॉपिक भी है, इसे आपको समझना जरूरी है। देखिए, लिबरलाइजेशन रेफर टू द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेयर होना चाहिए प्राइवेट कंपनीज के अंदर, ताकि वो एक लिबरल यानी कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। अब इसके मेरिट और डीमेरिट्स हमें दोनों देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरिट्स की, तो इसमें ये होता है कि इसमें मच नीडेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है, और साथ ही ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इनमें कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलता है, और साथ ही एक तरीके से कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इसमें इन्वॉल्व होती है। डीमेरिट्स यही है कि क्लोजर और स्मॉलर प्रोडक्शन यूनिट, ये क्या कर देते हैं, उन यूनिट्स को खत्म करने का काम कर देती है एक तरीके से, जो कि काफी स्मॉल होते हैं, क्योंकि लिबरलाइजेशन में बड़े स्केल पे ज्यादा काम किया जाता है। आज हम देखते हैं जो जनरल स्टोर्स होते हैं उसके जगह पे जो ग्रोसरीज वाले आउटलेट ज्यादा खुलते जा रहे हैं। अब जनरल स्टोर को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा जैसे ऑनलाइन मोबाइल ज़्यादा आराम से क्या हो रहे हैं कि परचेज किए जा रहे हैं, इससे उन मोबाइल के जो ओनर है उनको प्रॉब्लम हो रही है जिनकी शॉप ऑनलाइन ऑफलाइन है। उसी तरह जो OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मूवीज वेब सीरीज इजीली देख सकते हैं, तो इनसे दिक्कत उन लोगों के है जिनके खुद के अपने सिनेमा घर है, क्योंकि अगर पब्लिक घर बैठी सारी चीज़ें देख लेगी तो सिनेमा घर में कौन आएगा। तो इसके ये एक हमें डिमेरिट्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही लिबरलाइजेशन में ये भी देखने को मिलता है कि जो जॉब टेन्योर है ना वो अनसर्टेन है, कभी भी हमें निकाल दिया जा सकता है अगर कंपनी अगर लॉस में जाती है तो ये चीज़ है लिबरलाइजेशन के बारे में। होप सो बच्चों आप इसके बारे में भी अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है सेज। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये होता क्या है, सारी चीजों के बारे में अलग से बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक इसका समझने की कोशिश करते हैं। सेज इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ अ कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू यूनिक इकोनॉमिक रेगुलेशन दैट डिफरेंट फ्रॉम अदर एरिया इन द सेम कंट्री। तो सेज के अंदर उन कंपनीज को इनवाइट किया जाता है जो कि बाहर की होती है, ताकि वो हमारे देश में आए और एक तरीके से स्टैब्लिश करे अपनी कंपनी, और जिस वजह से हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़े, और इससे फायदा क्या होगा, हमारा जो GDP ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा। These regulation tend to be conducted to foreign direct investment FDI को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। स्टार्टिंग में हमने ये नहीं रखा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमने इस चीज़ को रखा। अब देखिए, द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लाया गया था 2005 में, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो ये पास किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है, और जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब प्रेसिडेंट के इस पे साइन हो गए तो ये 23 जून 2005 को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया था। ये तो हो गया कि कब स्टैब्लिश हुआ। अब बात यहां पर आती है कि हाउ मैनी सेज इन इंडिया। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में अभी के समय कितने देखने को मिलते हैं। 31 जनवरी 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 265 सेज है ऑपरेशनली जो वर्क कर रहे हैं अभी, जिसमें से 64% जो सेज लोकेटेड है 5 स्टेट्स के अंदर। अब ये स्टेट्स देखोगे आपको ज्यादा पता चलेगा इससे, जैसे तमिलनाडु, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यहाँ पे, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इससे क्या पता चल रहा है, ज्यादातर ये साउथ इंडियन के स्टेट है। यानी कि इनको एक ऐसा स्पेस दिया जाता है, यहाँ पे उन कंपनीज को एक हब बना दिया जाता है। आप में से बहुत से बच्चों ने गुरुग्राम का नाम जरूर सुना होगा, उधर पूरा IT हब हमें देखने को मिलता है। नोएडा में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो जहां पर एक ही फॉर्म्स देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप की कंट्री एक साथ काम कर रही होती है ना। इसमें फायदा क्या होता है, देखिए इनका ऑब्जेक्ट तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। जैसे IT सेक्टर कितना तेजी से आज के समय बढ़ता जा रहा है, और साथ ही जो एक्सपोर्ट होता है गुड्स एंड सर्विस का वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, और इसके अलावा एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट करना, और डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी है उसे ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना। ये सारा सेज का एक मेन ऑब्जेक्ट माना जाता है। अब इससे एक तरीके से मेजर इंसेंटिव और फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करवाई जाती है उन कंपनीज को, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके हमारे भारत जैसे देश के अंदर अपनी कंपनी को ओपन करने में। तो देखिए इससे ये होता है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स फॉर डेवलपमेंट,
जो कि एक तरीके से आइए आप हमारे यहाँ पे, आपको एक तरीके से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा, कोई टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, एग्जम्पशन फ्रॉम वेरियस टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, ये सबसे आपको छूट मिलेगी। और साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस होगी सेंट्रल और स्टेट लेवल के अप्रूवल में, यानी कि आपको इधर दर बदर धक्के काटने की कोई जरूरत नहीं है कि यहां से परमिशन हो वहां से परमिशन हो, सिंगल क्लियरेंस एक ही जगह से आपको स्टेट और सेंट्रल की तरफ से क्लियरेंस मिल जाएगी। तो ये हम एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और हमारी जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ पड़े और उसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। सो ये था बच्चों हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक होता है कंप्लीट। होप सो कि बच्चों आपको कंप्लीट वीडियो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। डिफरेंट इसके अंदर पार्ट्स हैं और इसकी अलग से भी वीडियो आपको डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिल जाएगी और ये वन शॉट में तो आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। सो मिलेंगे अपने इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के साथ वन शॉट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।